मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर 7 महीने बिताओगी तो मैं तुम्हारी बहन के इलाज का पूरा खर्चा उठाऊंगा। विद्या इस बात को सुनकर पर्दे में बैठी लड़की पत्थर की हो गई। आंखें मीच कर कहा, मैं पत्नी हूँ। जब वो गुस्से में बोला, ये शादी सिर्फ दिखावे का होगा, वरना मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं। विद्या को भूपेंद्र की बात मजबूरन माननी पड़ी और अगले दिन दोनों की शादी हुई। पर जब वो 2 दिन के बाद किसी जरूरी काम से कमरे में आया तो वह पूजा कर रही थी। पहली बार उसका पूरा हुस्न और चेहरा देखकर वह सांस रोक गया, फिर कदम पीछे लेते मुस्कुरा गया। मेरे पिता की आखिरी बातें मेरे कानों में आज भी गूंजती है। वे अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए थे, कमजोर सांसों में भी थोड़ी जान बाकी थी। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, 7 दिन के अंदर अगर तुम्हारी शादी ना हुई तो ये सब कुछ मैं अनाथ आश्रम में दान कर दूंगा। मैं चुप रहा, होंठ बीच कर सर झुकाया था। मैं बचपन से जानता था कि मेरे पापा के शब्द पत्थर पर लकीर जैसे होते हैं, उनका हर फैसला, हर शब्द। मगर ये फैसला मुझे किसी जंजीर में बांध रहा था जिसकी चाबियां शायद मेरे हाथ में भी नहीं थी। मैं बाहर निकला, सिगरेट जलाई, फोन कान से लगाकर विद्या, जिससे मेरी मंगनी हुई थी, बचपन की दोस्त, जवानी की पहली मोहब्बत, हम दोनों ने सपने बुने थे, बड़े रंगीन। दूसरी घंटी पर उसकी आवाज़ आई, जैसे हमेशा से बेपरवाह। हेलो भूपेंद्र, क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारे पापा की? मैंने कहा, विद्या मुझे अभी तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जल्दी शादी करनी होगी, 7 दिन के अंदर अंदर। पापा की वसीयत है। एक पल की चुप्पी, फिर वहाँ सी, भूपेंद्र ये सब ड्रामा छोड़ो, मुझे कल विदेश जाना है, 2 दिन के बाद आती हूँ, तब आराम से बैठकर बात करेंगे। शादी जायदाद का क्या है, सब तुम्हारा ही होगा। मैंने गुस्से में कहा, ये मजाक नहीं। अगर 7 दिन में शादी ना हुई तो सब खत्म हो जाएगा। तो किसी और से शादी कर लो, 7 महीनों के लिए दिखावे का कर लो। मुझे तमाशे से नफरत है। कॉल कट हो गई थी। मैंने फ़ोन देखते हुए लंबी सांस ली। वह सब कुछ जानती थी कि पापा की वसीयत पत्थर की लकीर है, फिर भी उसने मना किया। शायद उसे लगा मैं मजाक कर रहा हूँ, शायद उसे यकीन था कि मैं उसके बगैर कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मैं मजबूर था, मुझे करना पड़ा था और मैंने कर लिया। उस शाम मैंने कानूनी तरीके से कोर्ट में जाकर शादी कर ली, एक शर्त के साथ, 7 महीने की शादी, बस 7 महीने। इसके बाद वह जो चाहे कर सकती थी, डिवोर्स ले सकती थी, अलग होना, कुछ भी। वसीयत की वजह से ये शादी करनी पड़ी थी, वसीयत पूरी करना। अब समस्या ये थी, कौन सी लड़की ऐसी शर्त पर राजी होती है। मैंने एक एनजीओ से बात की जिनका दावा था वे शादी करवाते हैं। मैंने अपनी शादी की तैयारी की। मैंने अगली सुबह अपना शेरवानी खुद पसंद किया। कोई दिखावा नहीं था। पंडित जी के साथ बैठकर कुछ रस्में निभानी थी, कोर्ट में कागज़ तैयार करवाना था, क्योंकि ये शादी शर्त पर रखी गई थी। लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी बेचैनी थी, ना इच्छा की थी, ना मोहब्बत की, सिर्फ जिम्मेदारी का बोझ जो मैं अपने कंधों पर खुद लाद चुका था। दुल्हन का बंदोबस्त हो चुका था। गाड़ी में बैठते ही मुझे कॉल आई। वकील ने कहा, सर वे लड़की तैयार है, आप जिस वक्त शादी कहें मैं रजिस्टर लेकर आ जाऊंगा। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैं कोर्ट के बाहर लोकेशन पर था, एक पुराना गेस्ट हाउस, पंडित जी और कुछ लोग, और फिर ये शादी संपन्न होनी थी। वे बिल्कुल साधारण कपड़ों में थी, ना कोई मेहंदी थी, ना आंखों में कोई खुशी, मगर उसके बावजूद उसके बैठने के अंदाज में एक ठहराव था, जैसे कोई सब कुछ हार कर भी खुद से ना हारा हो। मैंने उससे नजरें चुराई, दिल में कुछ भड़का, मगर जल्दी बुझा दी। पंडित जी ने मेरी शादी उससे करवाई। वकील साहब ने कागज़ तैयार किए, हम दोनों ने उस कागज़ पर साइन किए। ऐसा पहले से तय था और हमारी शादी संपन्न हो गई। दोनों ऐसे लग रहे थे किसी के मरने पर आए हों। ना शादी की खुशी थी। बाद में बाहर आकर मोबाइल खोला तो अस्पताल से कॉल था। विद्या की बहन का इलाज शुरू कराना था। मैं वादे से भागने वाला नहीं था। जल्दी डॉक्टर से बातचीत की। बच्ची का नाम दुर्गा था। मेरे घर के गेस्ट रूम तक पहुंचा दिया गया था, मगर मैंने उसे जानबूझकर अलग हिस्सा दिया, क्योंकि ये शादी, जैसा मैंने कहा था, सिर्फ दिखावे का था। दोपहर के वक्त वह खाना ही नहीं खा रही थी। नौकरानी ने आकर बताया, साहब कुछ नहीं खा रही है, बस पूजा पाठ में लगी हुई है। कहा, जाने दो, जिद करने की ज़रूरत नहीं, आने वाले 7 महीने में सीख जाएगी। उस रात मैंने अपने कमरे में था, फाइलों में उलझा हुआ था, मगर दिमाग में नोट किया कि उसके पिता का कहीं भी उस रजिस्टर में नाम ही नहीं था। ना माँ थी, सिर्फ एक बहन थी, दुर्गा। वह भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। उसका इलाज कुछ लंबा चलना था, शायद उसके पास पैसे नहीं थे। मुझे तो सिर्फ 7 दिनों के लिए शादी करनी थी, लेकिन उसकी शर्त यह थी कि वह 7 महीने के लिए शादी करना चाहती थी। शायद उसकी बहन की बीमारी में उसकी मदद की ज़रूरत थी और पैसों की। मगर फिर मैंने खुद को याद दिलाया, ये मत सोचो भूपेंद्र, ये सिर्फ सौदा है, ना तुम्हें उसकी ज़िंदगी से मतलब होना चाहिए, ना उसे तुम्हारे। अगले दिन सुबह मैं नाश्ते की मेज पर था। टेबल पर एक रजिस्टर रखी हुई थी। वह अंदर पूजा कर रही थी।
इतने प्यार से वे भजन गाने में बिजी थी। मैं तो उसकी आवाज़ सुनकर हैरान हुआ। भगवान की कृपा है कि वो मेरी धर्मपत्नी है। मैंने उसके साथ 7 फेरे लिए, सातों वचन निभाने का कसम खाया। मैंने सर झुका लिया। मैं हैरान हुआ कि इस शादी को रस्मी नहीं, वह सच समझ रही है और पवित्र समझ रही है। मैंने वह नोट जेब में रख ली। न जाने क्यों तीसरे दिन मैंने अस्पताल जाकर दुर्गा से मुलाकात की। वे कमज़ोर थी, छोटी उम्र की थी, लेकिन मुस्कुराई। जब मैंने कहा आपकी बहन बहुत बहादुर है, उसने बस इतना पूछा, आप मेरे बहनोई हैं? मैंने हंसते हुए कहा, कुछ दिन के लिए। थोड़ी देर वहाँ बैठा, फिर वापस आ गया। रात गए मैं गैलरी में निकला। उसके कमरे की खिड़की से रोशनी बाहर को आ रही थी। दिल किया जाकर देखूं क्या कर रही है, लेकिन फिर खुद को रोका। काफ़ी दिन बीत चुके थे इसी तरह चुप्पी में। वह अपने कमरे में कैद रहा करती थी। 7 दिन तो कब का निकल चुका था और मैं इसी तरह अपने रोज के हिसाब से दफ्तर चला जाता, अस्पताल में फ़ोन करके बात करता, अपने रात की तन्हाई में डूबा हुआ। हम एक ही छत के नीचे रह रहे थे, लेकिन एक दिन भी एक दूसरे से कोई बातचीत ना हुई थी। मैंने जानबूझकर ये फैसला रखा था। मैं चाहता था ये 7 महीने ऐसे ही बीत जाए, जैसे कोई साया साथ हो, आवाज़ ना दे। तीसरे दिन सुबह नाश्ते पर मुझे नौकरानी ने बताया, मैडम जी सुबह जल्दी उठ जाती हैं, अपने कमरे में पूजा पाठ करती हैं, फिर भगवान के दरबार में बैठकर भजन गाती हैं और भगवान से कुछ भी न मांगती हैं, सिर्फ भगवान का धन्यवाद करती हैं। मैंने नज़रें अपने अखबार पर रखी थी, लेकिन दिमाग में ये शब्द आकर घर कर लिए थे। जिस औरत ने अपनी ज़िंदगी का सौदा अपनी बहन के इलाज के लिए किया, जिसे मैंने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, वह भगवान की इस तरह पूजा कर रही थी। ये बात मेरे दिमाग में फिट नहीं हो पा रही थी। उसी दिन शाम को दफ्तर से जल्दी आ गया था। बारिश हो रही थी। आसमान पर बादलों की घनाघोर घटा छाई हुई थी। मुझे अचानक दिल में एक दर्द पैदा हुई कि आज घर की हवा बदली हुई क्यों लग रही है। कुछ चीख रहा था, जैसे कमरे की चुप्पी चीख बनने से पहले। कुछ पल अपना कोट उतारते हुए मैं गैलरी में आ गया। सामने उसके कमरे की खिड़की से रोशनी आ रही थी, हल्की सी। मैंने दरवाज़ा खोला था। मैं दबे पाँव अंदर दाखिल हुआ। मेरे कदम वहीं रुक गए। वह पूजा कर रही थी। शाम होने वाली थी। वह भगवान को सुला रही थी और भजन गा रही थी। मैं गुम होकर आवाज़ सुन रहा था। धीरे से उसने अपनी आंखें बंद की थी, हाथ प्रार्थना के लिए उठाए थे। मैंने पहली बार उसका पूरा चेहरा देखा, सादगी से भरा हुआ, कोई बनावट नहीं, क्योंकि चांद में दाग हो सकता था, उसके चेहरे पर कोई दाग नहीं था। सुकून था, जैसे रात के वक्त समंदर का बहाव कुछ पल यूं ही ठहर गया हो। मैं खड़ा रहा, कदम मेरे खुद ब खुद पीछे हटे, जैसे मैं किसी बिन वजह दाखिल हुआ हूँ। फिर मेरे होठों पर बेकाबू एक मुस्कुराहट आ गई थी। अगले दिन शाम को लाइट चली गई। मीटर में कुछ खराबी आ गई थी। नौकरानी हाथ पैर मारने लगी। मैंने खुद फ्लैश लाइट ऑन करके सिस्टम को चेक करना शुरू किया। वापसी पर जब उसके कमरे के सामने से गुजरा तो अंदर अंधेरा था। बस खिड़की से बाहर आई चांदनी अंदर फैल रही थी। मैंने दरवाज़ा हल्के से खटखटाया कि आवाज़ आई। थोड़ी आवाज़ धीरे थी, सब ठीक है, लाइट चली गई है, कोई समस्या हो तो बता देना। कोई बात नहीं, भगवान की कृपा है, रोशनी हमेशा अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेती है। ये जवाब मुझे कुछ पलों के लिए रोक गया था। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, बस वापस पलट आया। सोचता रहा, ये औरत कौन है जो दुख में भी हमेशा भगवान का धन्यवाद करती है, रोशनी के बिना भी उम्मीद की बात करती है और चुप्पी में ऐसे शब्द बोल देती है जो अंदर तक हिलाकर रख देता है। उस रात मैंने कोई नशा नहीं किया था। कुछ देर डायरी खोली, एक लाइन लिखी, वह चुप रहती है मगर हर पल सुनती है, लगता है किसी रोशनी में है। मैं जानता था वह चेहरा अब मेरे दिमाग में उतर गया था। वह चेहरा जो बिल्कुल साधारण था मगर बेहद खास। 1 महीने बाद एक रात को नौकरानी ने बताया, मैडम जी खाने में कुछ नहीं खाया करती, थोड़ा सा चाय पीती हैं, बाकी कुछ नहीं। मैंने सर हिलाया, जो वो मांगे दे दिया करो, बगैर सवाल किए। अगले दिन मेरे कमरे के दरवाजे पर एक ट्रे रखी थी, उस पर चाय का कप और एक छोटी सी नोट। उसमें लिखा हुआ था, मेहमान भगवान के रूप होते हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी सेवा करें, मगर रिश्ता जो पति पत्नी का होता है वह तो कर्तव्य से बढ़कर कुछ और होता है। अब मैं जानता था वह दीवार जिसे मैंने अपने और उसके बीच खड़ा किया था वह कमज़ोर होने लगी है। रात काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में बैठा फाइलों में उलझा हुआ था, लेकिन दिल और दिमाग पर बस वही थी, वह चाय, वह नोट, वह चेहरा। सब दिमाग के दीवारों पर कई परत जम चुकी थी। मोबाइल पर वक्त देखा, रात के 2 बज रहे थे। कुछ बेचैनी सी थी, जैसे घर में कोई सांस रोक कर बैठा हो। आंगन में निकला तो रोशनी थोड़ी धीरे चल रही थी। किचन के तरफ गया कि शायद पानी पी लूँ। अचानक एक सिसकी सुनाई दी, बहुत धीमी मगर अंदर धसी हुई। मैं चौंका, आवाज़ सुनकर कमरे की तरफ आया, धीरे कदमों से दरवाजे के करीब आया। दरवाज़ा बंद नहीं था, हल्का सा खुला हुआ था। अंदर झांका तो देखा वह ज़मीन पर बैठकर अपने दोनों घुटने सीने से लगाए रो रही थी।
सर झुका हुआ था, चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। उसकी आवाज़ दबी हुई थी। मैं कुछ देर दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर हिचकिचाते हुए अंदर गया। कुछ कहे बगैर किचन से पानी लाया और गिलास मेज पर रख दिया। वह चौंकी, नज़रें उठाई, मगर कुछ बोली नहीं। मैंने धीरे से कहा, पानी पी लो। उसने नज़रें चुराई, हाथ कांप रहे थे। गिलास थामने की कोशिश की, लेकिन पकड़ नहीं पा रही थी। मैंने आगे बढ़कर गिलास थमाया, उसके हाथ में दिया। उस पल मेरे हाथ उसके हाथ से टकराया। हाथ बिल्कुल ठंडा था, कांपते हाथ जैसे कोई बिजली हो। वह पीछे हटी, मैं जल्दी पलटा, लेकिन उसके हाथ का स्पर्श मेरे अंदर हलचल मचा गई थी। पहली बार किसी का हाथ थाम कर लगा, ये पूरा है, जैसे हाथों के बीच कोई संबंध हो। लेकिन अगले पल मैंने खुद को झटक दिया, गिलास छोड़कर पीछे हटा। ये सिर्फ सौदा है भूपेंद्र, भूलो मत। मैंने दिल ही दिल में खुद को याद दिला दिया। मैं पलटने लगा तो उसने बिल्कुल धीरे आवाज़ में कहा, कभी कभी इंसान सिर्फ चुप रहना चाहता है क्योंकि शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं रुका, उसकी आवाज़ में शिकायत नहीं थी। मैंने मुड़कर देखा, वह अपने आंखों से आंसू पोंछ रही थी। अगर कुछ चाहिए तो बता देना, ये कहकर मैं कमरे से निकल गया। शाम को डॉक्टर का फ़ोन आया, दुर्गा के टेस्ट अब की बार ठीक आए हैं। मैं खुश हुआ, मगर जिसके लिए सब कुछ किया था वह खुद चुप्पी की चादर ओढ़कर पीछे हो गई थी। मैं सुबह दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा था जब दरवाजे पर कोई शोर हुआ। नौकरानी ने आकर कहा, साहब बाहर एक औरत आई है, कहती है आपकी मंगेतर है, नाम है शीतल। मैंने गर्दन घुमाकर देखा, वह लंदन से कब आई। दिल में एक पल को खिंचाव सा हुआ। मैंने अपने आप को समझाया और नौकरानी को कहा, उसे ड्राइंग रूम में बैठा दो, मैं आ रहा हूँ। दरवाजा खोलते ही वे अंदर धावा बोलने के अंदाज में दाखिल हुई। ब्लैक कोट पैंट में, मेकअप में लदी हुई यह औरत कौन है? ये मेरी जगह क्यों है? मैंने सुकून से कहा, शीतल बैठो, आराम से बात करो। लेकिन उसको तसल्ली कहाँ हुआ। वह तो चिल्ला पड़ी थी, मुझे जवाब दो, तुमने शादी कर ली सच में बगैर बताए? मैंने ठंडी सांस ली, उसे देखा। तुमने मना किया था, लेकिन शादी करना बहुत ज़रूरी था, ये तुम्हें बताया था। ये मेरे पिता का फैसला था, अब मेरे पिता भी नहीं रहे। ये सब झूठ है। मैं तो कुछ दिनों के लिए लंदन गई थी। तुमने मेरे आने से पहले किसी और औरत को अपना नाम दे दिया। मैंने कहा, तुम लेट हो गई हो, और वे वक्त पर आ गई। वह हंसी, और तुम उसे अपनी पत्नी बना बैठे हो, या एक सौदा है? मैंने नज़रें चुराई। ये शादी एक मकसद से तय हुआ था, जो तुम्हें पता है। अब तुम आई हो तो ये सब बहस का कोई फ़ायदा नहीं। शीतल बहुत गुस्से में थी। वह हवेली के अंदर की तरफ बढ़ने लगी। मैं उस औरत को देखना चाहती हूँ। अभी मैंने उसका बाजू थामा। मेरी इज्जत का सवाल है शीतल। शीतल, वो मेरे घर में मेरी पत्नी है, पर कितने दिनों के लिए? ये सवाल तलवार की तरह लगा। मैंने कहा, जितना वो चाहे। वह पलटकर चली गई, लेकिन जाते जाते वो ये कह गई, ये जंग खत्म नहीं हुई है भूपेंद्र। तुम्हारी पत्नी सिर्फ तुम्हारी मर्जी से नहीं बन सकती। उसके जाने के बाद कुछ देर आंगन में बैठा रहा। हवेली बिल्कुल खामोशी में उतर गई थी, लेकिन मेरे अंदर एक शोर मच रहा था। विद्या ने कोई सवाल नहीं किया, कोई वजह नहीं मांगी। बस शाम को खाने के वक्त एक नोट ट्रे में रखा था, आपके मेहमान खुश थे। मैंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ उस नोट को जलते हुए अंगारे पर डाल दिया। दूसरे दिन शीतल के माँ का फ़ोन आया। भूपेंद्र बेटा, तुमने जो किया वह जल्दबाजी थी। शीतल तुमसे मोहब्बत करती है और ये सब गलतफहमी है। मैंने बड़ी इज्जत से कहा, आंटी जी आप मेरी माँ की तरह हैं, लेकिन ये मेरे पिता का फैसला था और वक्त पर लेना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने हार मान ली, लेकिन शब्दों में एक दुख था। शाम को जब घर वापस आया तो देखा कि विद्या आंगन में तुलसी के पास बैठी जोत बत्ती कर रही थी, बस कुछ भजन गा रही थी। मैं कुछ दूरी पर था। उसकी आवाज़ में वो जादू था जो मेरे दिल में उतरता था। उस बीच मेरे अंदर अजीब सा सुकून था। जब अंदर गया तो दुर्गा ने मुझे देखकर मुस्कुरा कर कहा, जीजू आपकी पत्नी बहुत प्यारी है, मुझे मंत्र याद करवा रही थी। मैंने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिलाया। फिर अचानक दिल में एक ख्याल आया, शीतल ने आज तक मुझे ऐसे पल कभी नहीं दिए थे, ना सुकून ना बेबसी। वो हमेशा अपने आप को बेस्ट बनाने में लगी रहती थी, जैसे मोहब्बत भी किसी बिजनेस डील का हिस्सा हो। विद्या ने कभी कुछ मांगा ही नहीं, बस दिया। चुप से उसी रात दरवाजे पर हल्की सी किसी की आने की आहट हुई। दरवाज़ा खोला तो वह थी। मैंने खिड़की खोली थी, बारिश की आवाज़ से नींद नहीं आ रही थी। मैंने अंदर आने को कहा, बैठो, तुम्हें कुछ चाहिए? वह बोली, सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, क्या मैं आपके लिए बोझ हूँ? मैंने उसकी आंखों में झाँक कर कहा, नहीं, तुम मेरे लिए वो किताब हो जिसे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वह चुप रही, फिर बोली, आपको लगता है शीतल आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकती है? मैंने एक पल सोचा, कुछ रिश्ते वक्त के लिए होते हैं, बाकी तो मैं अभी समझ नहीं पाया कि ये रिश्ता कौन सा है। लेकिन शीतल का किताब अब बंद हो चुका है, चाहे पन्ना पलटे या ना पलटे। वह धीरे से मुस्कुराई। मैंने कहा, अभी मुझे कुछ महीने लगेंगे इस किताब को समझने में।
तो मैं फैसला खुद कर लूँगा कि तुम्हें किस पन्ने में रखना है। विद्या पलट गई और मैं वहीं खड़ा रह गया। शीतल वापस आ गई थी, लेकिन जो बातें कभी पूरी लगती थी अब अधूरी सी लगने लगी थी। दोपहर का वक्त था। मैं घर वापस आया तो आंगन में एक हलचल सी महसूस हुई। नौकरानी घबराई हुई अंदर आई। साहब, मैडम जी ने फ्रूट काटते हुए हाथ काट लिया, खून काफ़ी निकल रहा है। अभी वह अंदर हैं, दुर्गा पट्टी लगा रही है। मेरे कदम खुद ब खुद उसके कमरे की तरफ चल दिए। दरवाज़ा खोला तो वह कुर्सी पर बैठी थी, एक हाथ दूसरे हाथ की हथेली पर रखे खून से भरा रुमाल दबा रखा था। दुर्गा उसके सामने खड़ी थी, पट्टी हाथ में था। मैं हिचकिचाते हुए तेजी से आगे बढ़ा। दिखाओ हाथ। वह चौंकी, मेरी तरफ देखा, धीरे से हाथ बढ़ा दिया। कट गहरा नहीं था मगर काफ़ी खून बह चुका था। मैंने रुमाल हटाया, हाथ पानी से साफ किया, पट्टी खोली, उंगलियों के बीच हिस्से पर लपेटने लगा। उसके हाथ काँप रहे थे, शायद वह दर्द से तड़प रही थी और अनजाने एहसास में झूल रही थी, जैसे शब्दों की गुंजाइश ना हो। पट्टी बांधने के बीच एक पल को उसकी आंखों में देखा, वे आंखें जिन्हें हमेशा नीचे झुकाए रखती थी, कुछ पल ठहरकर मेरी तरफ देख रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ था? आवाज़ मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा नरम निकली, जैसे सवाल भी परमिशन मांग रहा हो। उसने हल्की सी सांस ली और कहा, कभी किसी का हक छीनने पर भी भगवान खुद सजा देता है। मैंने हाथ रोक लिया, कुछ पलों के लिए सिर्फ उसका चेहरा देखा। वहाँ पछतावा नहीं था, उसके शब्दों में न किसी पर इल्ज़ाम था, बस वह एक सच बोल रही थी जो शायद वह खुद पर लागू कर चुकी थी। मैंने नरमी से पट्टी पूरी की, फिर कहा, कभी कभी जो चीज़ छीन ली जाती है वह भगवान की तरफ से भी हो सकती है, और जो चीज़ अपनी लगती है वह परीक्षा बन जाती है। विद्या सर झुकाए कोई बहस नहीं की, चुप से हर बात का जवाब बन गई। वह पल छोटा सा था, एक जख्मी हाथ, थोड़ी सी पट्टी, एक शब्द, एक पल मेरे दिल पर निशान छोड़ गया। अगले दिन दफ्तर से वापसी पर देखा, दुर्गा और विद्या दरवाजे पर बैठी कुछ कपड़ों में सिलाई कर रही थी। दुर्गा ने मुझे देखकर हाथ हिलाया, जीजू आपको पता है आपकी पत्नी बहुत अच्छा कढ़ाई बुनाई करती है, मुझे गिफ्ट बनाकर दे रही है। मैंने विद्या को देखा, उसने नज़र झुकाई और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसी रात में उसके कमरे के दरवाजे पर आहट दी, जी मैं अंदर आ सकता हूँ। एक कोने में उसने अपना मंदिर रखा हुआ था जिसमें वह हमेशा पूजा पाठ करती थी। मैंने कहा, क्या वह पट्टी अभी भी रखनी है? उसने कहा, ये निशान है, कुछ तकलीफ़ें खुद को याद रखने के लिए होती है। मैं चुप हो गया, कुछ पल बैठा रहा, फिर कहा, कभी कभी तकलीफ़ें हमें वह चीज़ सिखाती है जो आसानी कभी नहीं सिखाती। विद्या ने सर हिलाया, जैसे एहसास के हर चीज़ पर हक जताने का काबू नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए नहीं निभाए जाते। मैं उसके शब्दों की गहराई में डूबता चला गया। एक वक्त था जब मैंने सोचा था ये शादी बस एक कागजी शादी है, लेकिन अब ये रिश्ता मेरे आस पास सांस लेने लगा था। विद्या मेरे सामने बैठी थी, चेहरा थोड़ा उदास था, उसका हाथ बैंडेज में छुपा हुआ था, मगर उसका असर मेरी सांसों पर छप गया था। वापसी पर मैंने अपने कमरे में आकर नोटबुक खोली, पहली बार बगैर सोचे कुछ लिखना शुरू कर दिया। जख्म दो तरह के होते हैं, एक जिस्म पर और दूसरा आत्मा पर। ये दोनों जख्म इंसान के दिए होते हैं और दोनों को मरहम भी वही लगाता है जो एहसास करता है। फिर मैंने मोबाइल निकाला, वकील का नंबर देखा, लेकिन फ़ोन नहीं किया। अब तो 7 महीने होने वाले थे, लेकिन मुझे लगता था 7 दिन भी नहीं हुए। मगर दिल कह रहा था, शायद ये रिश्ता अब 7 महीनों का नहीं, 7 जन्मों का भी मोहताज नहीं। विद्या ने मेरे दिल पर अपना निशान छोड़ दिए थे। उस दिन दोपहर कुछ ज़्यादा ही चुपी थी। बाहर हल्की धूप, अंदर हल्की सोचों की गूंज। मैं दफ्तर से जल्दी वापस आ गया था। मेज पर चाय नहीं थी। मैंने दरवाज़ा खोला, आंगन की तरफ बढ़ा। वह आंगन में थी, हाथ में ट्रे, चाय का कप, कुछ बिस्कुट और एक सादा सा रेड दुपट्टा जो आज खास चमक रहा था। वहीं रुक गया, सिर्फ उसे आते देख रहा था। उसकी रफ्तार धीरे थी, उसकी नज़रें नीचे, लेकिन चेहरे पर कुछ सोच। जैसा ही वो मेरे करीब पहुंची, मैंने धीरे से कहा, तुम्हारी आंखों में प्रार्थना है, पर होंठ क्यों चुप है? उसने पलकें झुकाई, कप मेरे हाथ में थमा दिया और बस इतना बोली, काश ये सब कुछ हकीकत होती। उस शब्दों ने कुछ पलों के लिए सब कुछ रोक दिया। चाय की खुशबू, हवा की हरकत, मेरी सांस, सब ठहर गए थे। मैंने उसके हाथ से कप ले लिया और एकदम पीछे हटा। अगर ये हकीकत नहीं तो झूठ भी नहीं रहा, मैंने धीरे से कहा। उसने सर झुका लिया, जैसे बात को सुन लिया हो, मगर जवाब देना अच्छा नहीं समझा। हम दोनों सोफे पर बैठ गए। मैंने चाय का पहला घूंट लिया, लेकिन उस पल विद्या की नज़रें खिड़की से बाहर की रोशनी में घूम रही थी। अभी दुर्गा का इलाज चल रहा था। उसने हल्के शब्दों में पूछा, ठीक है, कल एक और टेस्ट है, मैं खुद लेकर जाऊंगा उसे। मैंने जवाब दिया। वे अब बहुत हंसने लगी है, शायद उसे लगता है जिंदगी थोड़ी वापस आ गई है। विद्या की आवाज़ में भगवान का धन्यवाद था, हैरानी थी, कुछ डर भी था, जैसे वह इस खुशी को पूरा मानने से डर रही हो। मैंने उसकी तरफ देखा, तुम्हें लगता है तुम्हारी ज़िंदगी भी वापस आ रही है?
उसने एक पल के लिए कुछ कहना चाहा लेकिन खुद को रोक लिया। फिर बोली, मैंने ज़िंदगी मांगी कब थी? मैं तो बस एक मोहलत पर जी रही हूँ। ये सब सीधा दिल पर लगा। मैंने चाय का कप मेज पर रख दिया। विद्या, क्या तुम मोहलत पर मिली हो या मैं तुम्हें अपने वक्त के जिद में खरीद लाया हूँ? वह चौंकी, मेरी तरफ देखी। पहली बार नज़रों का टकराव हुआ। उसकी आंखें साफ थी मगर अंदर कुछ और था। शायद दोनों बातें सच थी। तुम्हें वक्त की मजबूरी थी, मुझे एक वादा पूरा करना था। हम दोनों ने वह कर लिया जिसका इरादा न तुमने किया था न मुझे थी। ये शब्द क्या है? ये शब्द वो है जो हकीकत नहीं, लेकिन दिल हकीकत मानकर बैठ गया है। उसका शब्द उस वक्त नरम था, जैसे अपने ही शब्दों से बचने की कोशिश कर रही हो। बीच में चुप्पी आ गई थी। कुछ पल ऐसे बीते, दिल में हम दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर चीख बोल रही थी। कमरे की आवाज़, दिल की धड़कन, निगाहों की हरकत। फिर वह उठी, चाय की खाली ट्रे ली और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। विद्या, रुको। वह पलटी नहीं। अगर मैं कहूँ ये शब्द हकीकत बन सकता है। वह रुकी। कुछ पल ऐसे बीते जैसे वक्त ने सांस रोक ली हो। फिर वह धीरे से बोली, हकीकत वो होती है जो सबके सामने हो। हमारा संबंध अभी 7 महीनों तक का था और अभी 2 दिन बाकी हैं। मैंने कुछ न कहा, सिर्फ दरवाज़ा देखता रहा जहाँ वह गायब हो गई थी। रात को मैंने दुर्गा से बात की। वह खुश थी, उम्मीद से भरी हुई थी। विद्या दीदी आज बहुत मुस्कुरा रही थी, कह रही थी कुछ प्रार्थनाएं वक्त पर स्वीकार हो जाती है। मैंने पूछा, फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा, कभी कभी इंसान खुद प्रार्थना बनकर आता है। आप उनकी प्रार्थना बन गए हो जीजू। मैंने उसके सर पर हाथ रखा। दिल में कुछ कांप उठा था। मैं सच में किसी का प्रार्थना बन सकता हूँ या अभी भी वही आदमी हूँ जो सब कुछ कागजों पर नाप तोल कर रखता हूँ? रात को अपने कमरे में बैठकर अपनी फाइल दोबारा निकाली। शादी के वक्त साइन किए गए कागज़ थे जिनके बाद में आज़ाद था, मगर दिल उस आज़ादी से डर रहा था। उस दिन मौसम का मज़ा अजीब सा था। हल्की हवा चल रही थी लेकिन कमरे में गर्मी सी थी। मैं अपनी स्टडी रूम में बैठा था, सामने खुली फाइल, लेकिन आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। विद्या दिन भर नजर नहीं आई थी, ना दोपहर में, ना नाश्ते में और ना ही रात के खाने पर। नौकरानी ने बताया, मैडम जी कह रही थी आराम करना है, शायद सर में दर्द है। मैंने गर्दन हिलाई मगर दिल में तसल्ली नहीं था। एक अनजानी सी बेचैनी दिल के किनारे पर था। मैंने टाइम देखा, रात के 11 बज रहे थे। कुछ पल रुका, दरवाजे से बाहर कदम निकाला, उसके कमरे की तरफ चल पड़ा। दरवाज़ा बंद था। दाखिल हुआ तो कमरा खाली था। बेड सजा हुआ था। सब कुछ अपनी जगह पर था। विद्या, मैंने बुलाया। आवाज़ कमरे में गूंजी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आंगन में आया तो खामोशी भी चीख रही थी। चारों तरफ सन्नाटा। वे आंगन के पिलर के साथ बैठी हुई थी। चेहरा भीगा हुआ था, आंखें बंद थी, सांस धीरे चल रही थी। विद्या, मैंने पुकारा। उसका सर गोद में लिया, नब्ज चेक की, धड़कन कमज़ोर थी। गाड़ी निकाली। मैं जल्दी से चीखा, नौकर को आवाज़ दी, उसे उठाया जैसे एक टूटा हुआ परिंदा हो। अस्पताल ले जाने के बीच उसका हाथ मेरी उंगलियों में थी, कांपते हुए बार बार कह रहा था, बस पहुंच रहे हैं, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। विद्या को इमरजेंसी वार्ड में ले गया। डॉक्टर भागते हुए आई, विद्या को अंदर ले गए। उसका इलाज शुरू हुआ। एक नर्स ने आकर बताया, उन्होंने नींद की गोलियां ले ली है, शायद डोज ज़्यादा थी, वक्त पर ले आए वरना। वह मैं ज़मीन पर बैठता चला गया। सिर्फ इतना कहा, वे जिंदा है ना? डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाया। मैं कुर्सी पर बैठ गया। दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, क्यों किया उसने ये सब? सुबह के वक्त डॉक्टर ने कहा, आप उन्हें देख सकते हैं, वे होश में आ रही हैं लेकिन कमज़ोर हैं, बात करने की हालत में नहीं हैं। मैं कमरे में दाखिल हुआ। वह बैठी हुई थी, आंखें धीरे धीरे खोल रही थी। मैं उसके पास जाकर बैठा, उसका हाथ थाम लिया। जवाब भी ठंडा था। क्यों किया तुमने ये सब? मैंने पूछा। आवाज़ में थोड़ी नरमी थी, बस एक कांपती हुई सच्चाई। वह कुछ बोली नहीं, सिर्फ आंखें बंद कर ली, जैसे कोई और जवाब देने के काबिल ना हो। वापस घर आकर मैं सीधा उसके कमरे में गया। दरवाज़ा खोली। रोज़मर्रा की चीज़ों के बीच एक छोटा सा नोट लिखा हुआ था। मैं बैठा, डायरी खोली। पहला पन्ना खाली, दूसरा पन्ना भी और फिर तीसरा भी। फिर एक शब्द में ये लिखा था, मैं पत्नी थी पर किसी की ना बन सकी। पापा ने गरीब लड़के से मेरी शादी की पर उसका एक्सीडेंट हो गया। पापा बीमार पड़ गए तो मैंने एक बूढ़े आदमी से शादी की ताकि पापा का इलाज कर सकूं। लेकिन मेरे पापा भी ना रहे और मेरा बूढ़ा पति भी मर गया। उसके पहले पति और बच्चों ने मुझे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरी छोटी बहन दुर्गा को कैंसर हो गया। मेरे पास इलाज के पैसे नहीं थे। तीसरे आदमी तुम थे, आप भी मेरे ना बन सके। एक चीज़ जो मैं यहाँ से लेकर जा रही हूँ, अपनी बहन की ज़िंदगी। अब मेरी बहन ठीक है, शायद कुछ इलाज की ज़रूरत होगी, वह मैं खुद कमा कर लूँगी। मैं एक तलाकशुदा हूँ। मेरे हाथ रुक गए, दिल धड़का। अगले पन्ने पर लिखा था, उसने मुझसे मोहब्बत नहीं की,
बस मुझे इस्तेमाल किया। मेरा जिस्म, मेरी इज्जत, मेरा सुकून सब खेल का हिस्सा था और मैं समझती रही शादी सब कुछ सुरक्षित कर लेता है। मैंने जीना छोड़ दिया था। सिर्फ दुर्गा का चेहरा मुझे रोज मरने से रोक लेता था। फिर तुम आए भूपेंद्र और कहा 7 महीनों के लिए पत्नी बनोगी। मैंने सोचा शायद अब जिस्म को बेचने का काम कानूनी हो गया है, कम से कम इस बार बहन बच जाएगी। मेरी आंखें नम हो गई थी, हर बात दिल पर लग रही थी। मैंने सोचा जो औरत इतनी सुकून से पूजा पाठ कर रही थी, जो रोज चुप रहती थी, वह अंदर से इतनी जख्मी थी। एक पन्ने पर लिखा था, तुम चुप होते हो पर तुम्हारे सवाल मुझ तक पहुंच जाते हैं। तुम्हारी नज़रों में कुछ जवाब बाकियों से अलग था। मैं डर गई थी कहीं इस बार दिल न लग जाए। मैंने डायरी बंद कर दी। कुछ भी समझने के काबिल नहीं था। हाथ कांप रहे थे। मैं बाहर आया, बगीचे में बैठ गया, सर हाथों में छुपा लिया। मैंने जिसे सौदा समझा वे औरत खुद जिंदगी की जंग लड़ रही थी। फ़ोन निकाला, वकील का नंबर डायल किया, फिर काट दिया। ये वक्त कानून या कुछ बातचीत करने का नहीं था, ये वक्त दिल का था। वापसी पर मैं सीधा उसके बिस्तर के पास चला गया। वह जाग रही थी, चेहरा पीला पड़ चुका था लेकिन आंखें खुली थी। मैंने कहा, मुझे तुमसे माफ़ी नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम जियो अपनी मर्जी से, अपनी इज्जत के साथ। वह चुप रही, मगर उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी नमी के साथ एक रोशनी थी। मैं उसे अस्पताल से घर ले आया था। वह कमज़ोर थी लेकिन अब चुप नहीं, बस थकी हुई थी। दुर्गा ने दरवाजे पर आते ही उसे गले से लगा लिया था, जैसे वह बरसों बाद वापस आई हो। घर का माहौल थमा हुआ था, जैसे सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन बैठे हों। मैं उसके आराम के लिए गेस्ट रूम के बजाय हवेली के अंदर वाले कमरे का चुनाव किया। ये वही कमरा था जो कभी मेरे माँ बाप का हुआ करता था। वहाँ सुकून था, धूप कम आती थी मगर रोशनी हमेशा अंदर मौजूद रहती थी। शाम को भी स्टडी रूम में फाइल देख रहा था जब गेट से गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। नौकरानी ने आकर खबर दी, साहब शीतल मैडम आई है। मैंने सर उठाया, माथे पर गुस्सा था। आखिर वह क्यों आई है? मुझे अंदाजा था वह क्यों आई है। दरवाज़ा खोला, शीतल अंदर दाखिल हुई, लंबे कोट में, बहुत गुस्से के साथ। भूपेंद्र, अब बहुत हो गई तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारा फैसला। मैं दोनों से तंग आ चुकी हूँ। वह सीधे मेरे सामने आकर खड़ी हुई। मैंने ठंडे शब्दों में कहा, बैठो, बात कर लो। नहीं, मैं बैठने नहीं आई, मैं ये जानने के लिए आई हूँ वह औरत अब तक यहाँ क्यों है? वह तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? वह हंसी, वह तलाकशुदा है और तुम उसके तीसरे पति हो। मैं अपनी कुर्सी से उठा और कहा, आवाज़ नीचे रखो। तुम जिस औरत को तलाकशुदा कह रही हो उसी ने मेरे पिता की आखिरी वसीयत को पूरी की है। तुमने वक्त पर आने का वादा किया था मगर तुम वक्त पर नहीं आ सकी थी। ये तो एक शर्त था, ये शादी है, ना मोहब्बत ना रिश्ता, बस एक सौदा। मैं चीखा, आवाज़ तेज थी, पहली बार शायद। हाँ, ये शादी एक सौदा था, लेकिन उसने वह कर दिखाया जो तुम कभी ना कर सकी। उसने मुझे बदल दिया, मुझे वह सच दिखाया जिससे मैं भागता रहा। शीतल की आंखों में आंसू आ गए मगर वह रुकी। भूपेंद्र, वह औरत तुम्हारी मोहब्बत कैसे बन गई? तुम कहते थे कि वह सिर्फ एक सौदा है, रिश्ता नहीं। मैंने उस दरवाजे की तरफ इशारा किया जहाँ विद्या थी। ये सौदा अब मेरी हकीकत बन गई है और तुम्हारा रिश्ता? वह पीछे हटी, बोली, तुम उसे अपनाने वाले हो? मैंने नज़र उसके आंखों में गाड़ दी। नहीं, मैं उसे अपनाता नहीं, वह खुद मेरे वजूद का हिस्सा बन चुकी है। शीतल ने कंधे झटके, आंखों में शायद जलन उभर आई थी। तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते भूपेंद्र। मैंने तुम्हारे साथ वो किया जो तुम्हारे व्यवहार के हिसाब से बनता था। तुमने मेरी मजबूरी का तमाशा समझा। उसने मेरे तमाशे में जान डाल दी। मैं तुम्हारे पिता की पसंद थी नहीं, तुम मेरे पिता की शर्त से भागी थी और वह उस शर्त को स्वीकार कर शीतल ने पलटने से पहले आखिरी बार उस औरत की सच्चाई तुम्हें ले डूबेगी। भूपेंद्र, मैंने गुस्से में कहा, मुझे उसकी सच्चाई में डूबना स्वीकार है पर तुम्हारे झूठ में जीना नहीं। शीतल चली गई, मैं वहीं खड़ा रहा, दरवाज़ा बंद करने की हिम्मत नहीं की। कई पल बाद मैंने गहरी सांस ली। मैंने खुद से कहा, जिसने शादी के दिखावे किए थे उसी से इश्क हो गया। उस रात मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी, विद्या के कमरे की तरफ देखा। दरवाज़ा बंद था, रोशनी नीचे से छनकर आ रही थी। मैं रोशनी को देखता रहा, फिर स्टडी रूम में गया, डायरी निकाली, लिखा, इश्क कुछ मांगता नहीं, बस वक्त के धार में खुद को सौंप देता है और मैं उसमें बह चुका हूँ। इसका एहसास उसकी चुप्पी वहाँ दूसरे दिन नाश्ते की मेज पर विद्या नहीं थी। नौकरानी ने बताया, विद्या मैडम ने कहा कुछ देर मुझे पूजा पाठ करनी है। मैंने कहा ठीक है, उन्हें कुछ न कहना। मैं दफ्तर चला गया लेकिन फाइल खोले बगैर वापस आ गया। कदम बेकाबू घर की तरफ बढ़ रहे थे। घर के चौखट पर दाखिल होते ही दुर्गा दौड़ी चली आई। विद्या दीदी ने कुछ नया पकाया है आपको खिलाने के लिए। मैं मुस्कुराया, मैं हाजिर हूँ। किचन में दाखिल हुआ। विद्या मेज पर प्लेट सजा रही थी, चेहरा बिल्कुल चमक रहा था।
मैंने धीरे से कहा, शीतल आई थी। वह नज़रें नहीं उठाई, पता था आना ही था। और मैंने उसे कहा, तुम वो हो जिसने मेरे पिता की इज्जत बचाई और मेरी भी। विद्या नज़र उठाई, अपने होंठ हिलाए, मगर वह कुछ बोली नहीं, बस एक नज़र मेरी तरफ देखे। मैंने मन ही मन में कहा, तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। विद्या इस बार हल्की सी मुस्कुराई, जैसे वो पहले से जानती हो। फिर नज़रें नीचे कर ली। वह जानती थी, शायद मैं भी। मोहब्बत शब्दों की मोहताज नहीं होती और रिश्ता अब शब्दों से आगे निकल चुका है। 7 महीने बीत चुके थे। सुबह जब मैं उठा, हवेली मामूली के हिसाब से जाग चुकी थी, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। कमरे की खिड़की से रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन मेरे दिल की हर चीज़ चीख रही थी। दीवार पर लगी घड़ी 7 बजा रही थी, जैसे ऐलान कर रही हो, वक्त पूरा हो चुका है। मैं नहाकर बाहर निकला तो किचन में कोई भी हरकत नहीं हुई। नौकरानी मेज पर नाश्ते की चीज़ें रख रही थी, लेकिन विद्या वहाँ नहीं थी। मैंने धीरे से पूछा, विद्या कहाँ है? नौकरानी ने अपनी नज़रें नीचे की, कहा, वह अपने कमरे में नहीं। ये सुनते ही मेरे जिस्म से जैसे जान निकली थी। मैंने आओ देखा ना ताव देखा, सीधा गाड़ी निकाला, दुर्गा के अस्पताल पहुंचा। जहां दुर्गा का इलाज चल रहा था, वहां से पता चला उसने अपना इलाज रुकवा दिया है। वे लोग यहाँ से चले गए। दुर्गा का टेस्ट होना था, रिपोर्ट आनी थी, और विद्या दुर्गा ने वह रिपोर्ट नहीं ली थी और अस्पताल से चले गए थे। मैं सीधा उनके पुराने मोहल्ले में गया। वहाँ किसी को कुछ नहीं मालूम था दुर्गा और विद्या कहाँ रहती हैं, पर वहाँ पर एक बूढ़ी औरत से पूछा तो उसने बताया कि वे दोनों मंदिर में होंगी, क्योंकि उनका कोई ठिकाना नहीं। वे दोनों मंदिर में ही रहती हैं। मैं सीधा वहाँ से गाड़ी भगाता हुआ मंदिर के दरवाजे पर पहुँचा। वहाँ देखा तो विद्या बड़ी आराम से बैठकर भजन गा रही थी। उसके चेहरे पर बहुत दुख दिखाई दे रहा था और उसके भजन में बहुत दर्द था। बिन बोले मैं समझ सकता था वे कितने दुखों से गुजर रही थी। दुर्गा मुझे देखकर मेरे पास भाग कर आई। जीजू, क्या हम ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाएंगे? मुझे आप ऐसे तो नहीं लगते। मुझे आप में मेरा भाई दिखाई देता है, मेरे बूढ़े पिता दिखाई देते हैं। फिर दीदी क्यों आपसे नाराज होकर यहाँ चली आई हैं? आपने भी मेरी दीदी को इस्तेमाल किया। मेरे पास दुर्गा के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वह सच ही तो कह रही थी। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ था। मैं विद्या के पैरों में बैठकर उससे माफ़ी मांगने लगा था। विद्या, मुझे माफ़ कर दो। मोहब्बत को पाने के लिए शब्दों की ज़रूरत बहुत होती है और शब्दों को समय पर इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ विद्या। ये शादी एक सौदा ज़रूर था, लेकिन तुमने वह सच्चाई दिखाई जो मैंने कभी उस सच को नहीं देखा था। विद्या भी टूट कर रोने लगी थी और मेरे गले से चिपक गई थी। पहली बार मुझे एहसास हुआ असली मोहब्बत ये था। विद्या भी मुझसे मोहब्बत करने लगी थी, इसलिए उसने ये सब बिल्कुल चुपके से किया, क्योंकि सामना करने का उसमें हिम्मत नहीं था और भगवान से सिर्फ मुझे मांगती रही। जब से उसने मुझे देखा था वह मेरी पूजा करने लगी थी। उसको मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। विद्या तो मुझे भगवान समझ बैठी थी। मुझे और क्या चाहिए था? अपनी पत्नी के दिल में उसका भगवान बन बैठा था। दुनिया का सबसे खुशकिस्मत पति वही होता है जो अपनी पत्नी का भगवान बने, और पत्नी भगवान उसे तभी समझती है जब वह बिना कहे उसके दिल की तकलीफ को जान लेता है और बिना कहे उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करता है, क्योंकि भगवान से ही ये उम्मीद लगाई जा सकती है जो बिना कहे सब कुछ पूरा कर दे। मैं दुर्गा को और विद्या को लेकर घर आ गया और मेरा घर अब स्वर्ग जैसा बन गया था। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाकर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।